अरे ये क्या? ये तो एक जहरीला सर्प है और ये तो राजकुमार की तरफ ही बढ़ रहा है। कहीं इसने राजकुमार को नुकसान पहुंचा दिया तो ठीक नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये स्थान भी सुरक्षित नहीं। उत्साह में आकर प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन सो तो ऐसे रहे हैं जैसे बरसों से सोए नहीं। यदि मैं भी तुम्हारी तरह सो गया होता तो वो सर्प अब तक तो तुम्हारा खेल समाप्त कर चुका होता। मंत्री पुत्र काफी देर तक बड़बड़ाता रहता है। वैसे मुझे यहाँ पर सोना नहीं चाहिए। यदि मैं भी सो गया तो कुछ भी हो सकता है। वाह मित्र वाह, आज की रात तो कितनी अच्छी कटी। इस कुटिया में तो बड़ी अच्छी नींद आई हमें। क्या नींद आई? और वो भी हमें? हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। जरा उधर देखिए राजकुमार। राजकुमार जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। सामने वही जहरीला सर्प पड़ा हुआ था। अरे मित्र, ये सब क्या है? आखिर ये सर्प कहाँ से आया और इसको किसने मारा? अरे भाई, इसको मैंने ही मारा है। तुम तो लेटते ही सो गए थे, लेकिन मैं नहीं सोया था। यदि आज रात मैं सो गया होता तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। वाह वाह मित्र, एक बार फिर से तुमने मेरे हृदय को जीत लिया। चलो मित्र, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। राजकुमार जी, मैं कहता हूँ कि आप राजकुमारी सुषमा से विवाह करने की जिद छोड़ दीजिए। हमें घर लौट जाना चाहिए। आपके लिए एक से बढ़कर एक राजकुमारी विवाह के लिए तैयार है। मित्र, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे मित्र का संकल्प झूठा हो जाए? क्या मेरी प्रतिज्ञा, मेरी आन बान शान की कोई कीमत नहीं? क्या कहेंगे लोग मेरे बारे में कि राजकुमार ने प्रतिज्ञा ली और फिर उससे डरकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी? नहीं मित्र, चाहे तुम मेरे साथ आओ या मत आओ, मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करके ही दम लूंगा। यदि तुम्हें मेरे साथ आना है तो आ जाओ, नहीं तो यहाँ से वापस राज्य की ओर चले जाओ। मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वह राजकुमार आगे को बढ़ चलता है। रुकिए मित्र, यदि मेरी बात से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, परंतु मैं ये विकल्प आपकी सुरक्षा के लिए ही दे रहा था। यदि आप अपनी प्रतिज्ञा के लिए अटूट हैं तो ये जयसिंह अंतिम सांस तक आपकी प्रतिज्ञा पूरी करने की कोशिश करेगा। चलिए राजकुमार। फिर वह दोनों मित्र वहां से निकल पड़ते हैं। वह दोनों चलते चलते काफी दूर निकल जाते हैं। तभी उन्हें दूर एक नगर दिखाई पड़ता है। अरे मित्र, जरा उधर देखो, लगता है उधर कोई नगर है। चलो हम नगर के बीच से होकर चलते हैं। कहीं ये वही जादुई नगरी तो नहीं जो उस परी ने बताई थी? मित्र, तुम किस सोच में डूब गए? तुमने मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? कहीं नहीं मित्र, मैं सोच रहा था कि कहीं ये वही जादुई नगर तो नहीं जिसका जिक्र उस परी ने किया था। राजकुमार जी, आप मेरी बात मानो। हमें नगर से होकर नहीं गुजरना चाहिए। हमें जंगल के रास्ते ही अपना सफर तय करना चाहिए। जयसिंह, तुम इतना डरते क्यों हो? आज हमें चलते चलते पूरे 4 दिन हो चुके हैं। हमारे रास्ते में कोई नगर नहीं आया। इतने दिन हो गए हमने कोई इंसान नहीं देखा, इसीलिए हम नगर के भीतर से ही गुजरेंगे। राजकुमार जी, आप हमेशा अपने आगे किसी और की नहीं सुनते। क्या करो मित्र, हठी होना मेरा स्वभाव ही हो चुका है, इसीलिए हम इस नगर के अंदर से ही गुजरेंगे। राजकुमार की जिद के आगे उस मंत्री पुत्र की एक भी नहीं चलती। मजबूरन उसे भी राजकुमार के साथ ही जाना पड़ता है। वह दोनों चलते चलते उसी नगर से होकर गुजरते हैं।
अरे वाह, ये वृक्ष तो कितना शानदार है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई दैवीय चमत्कारिक वृक्ष है। हाँ भाई, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। हमें जल्दी ही इस नगर को पार कर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये नगर एक काले जादू का अड्डा है। अरे बेटा, तू कहाँ चला गया था अपनी इस बूढ़ी माँ को छोड़कर? तुझे पता भी है मैं कितने वर्षों से तेरी राह देख रही थी। तू कहाँ चला गया था मेरे बच्चे? इतना कहकर वह बुढ़िया राजकुमार के लिपट कर रोने लगती है। बुढ़िया मौका पाकर राजकुमार के हाथ से उस अंगूठी को निकाल लेती है। अंगूठी के निकलते ही राजकुमार उस बुढ़िया के वश में हो जाता है। अरे, ये बुढ़िया कौन है जो मुझे अपना पुत्र बता रही है? लेकिन माताजी, आप हैं कौन? मैं तो आपको नहीं जानता और ना ही मैं आपका पुत्र हूँ। बेटा, तुम इतने दिनों से अपनी माँ से दूर क्या चले गए? तुम तो अपनी माँ को ही भूल गए। मित्र, तुम इस बुढ़िया की बातों का तनिक भी विश्वास ना करो। मुझे ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। बेटा, तुम अपने मित्र की कोई बात मत सुनो। तुम मेरे साथ अपने घर चलो। हाँ हाँ, चलिए माताजी, हम आपके साथ चलते हैं। इतना बोल राजकुमार महिला के पीछे पीछे चल पड़ता है। ठहरो राजकुमार, तुम ये क्या कर रहे हो? इस बुढ़िया की बातों में मत आओ। जयसिंह बार बार चिल्ला चिल्ला कर राजकुमार को सचेत करता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मित्र मेरे सवाल का जवाब दिए बिना कभी नहीं जा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं राजकुमार पूरी तरह इस बुढ़िया के वश में चला गया हो? हाँ हाँ, जरूर ऐसा ही होगा। मुझे जल्दी से राजकुमार को बचाना होगा। इतना सोचकर जय सिंह राजकुमार के पीछे चला जाता है, लेकिन जब तक वह उसके पास पहुंचता है उससे पहले ही राजकुमार उस बुढ़िया के घर के अंदर घुस जाता है। खोलिए दरवाजा। आपने दरवाजे को क्यों बंद कर लिया? राजकुमार जी, आप बाहर आइए। आप इस बुढ़िया की किसी बात को ना मानिए। बेटा, तुम यहीं पर बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। बुढ़िया की यह बात सुनकर राजकुमार वहीं पर बैठ जाता है। वह तो पूरी तरह उस बुढ़िया के कब्जे में था। तभी बुढ़िया अपनी आंखें बंद करके अपने मन में ही मंत्र बड़बड़ाती है। देखते ही देखते राजकुमार एक चिड़िया के रूप में बदल जाता है। वह उसे पिंजरे में कैद कर लेती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पता नहीं ये डायन हमारे मित्र के साथ क्या करेगी। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किससे मदद मांगूं? क्या करूं? हाँ, ये ठीक होगा। इतना सोच जय सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता है। राजकुमार जी, अब मैं तुम्हारी आत्मा की शक्ति को हराकर और भी शक्तिशाली बन जाऊंगी। उसके लिए मुझे बस कल की रात तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए मैं उस नौकर की जुबान को हमेशा के लिए बंद कर देती हूँ। इतना बोलकर वह बुढ़िया जैसे ही घर के बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। अरे, इतनी जल्दी वह युवक कहाँ चला गया? वह तो यहीं पर था। मुझे लगता है उसे भी कोई उठाकर ले गया होगा। इतना बोलकर बुढ़िया फिर से अपने घर के अंदर चली जाती है। हे दयालु परी, यदि आपने राजकुमार की मदद नहीं की तो वो डायन हमारे मित्र को हानि पहुंचा सकती है। जयसिंह, तुम ज्यादा परेशान ना हो। वह बुढ़िया कोई ऐसी वैसी साधारण बुढ़िया नहीं, वह बहुत ही खतरनाक अदाकार जादूगरनी है। वह राजकुमार को 24 घंटे तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो क्या हम अपने मित्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे? जयसिंह, तुम राजकुमार को बचा तो सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा जोखिम उठाना होगा। तुम्हें उस बुढ़िया को खत्म करना होगा। लेकिन वो कैसे परी? मैं उस जादूगरनी को कैसे मार सकता हूँ? मेरी बात को ध्यान से सुनो।
उस बुढ़िया के प्राण उसके शरीर में है ही नहीं। उस बुढ़िया के प्राण एक राक्षस के गले में पड़ी उस माला के भीतर है, जो राक्षस पाताल में रहता है। तो फिर आप मुझे जल्दी से बताइए कि मैं उस राक्षस को कैसे मार सकता हूँ। वह कोई साधारण राक्षस नहीं है। उस राक्षस को उस जादुई बुढ़िया ने ही बनाया है। क्योंकि उसे जादू से बनाया गया है, इसलिए तुम उसे मार नहीं सकते। तो फिर आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। जयसिंह, तुम मेरी इस बांसुरी को अपने पास रख लो। तुम पाताल पहुंचकर उस राक्षस के गुफा के अंदर चले जाना और होशियारी के साथ उस राक्षस को ढूंढना। जब वह राक्षस तुम्हारे सामने दिखाई पड़े तो इस बांसुरी को बजाने लगना। जैसे ही इस बांसुरी की आवाज उसके कानों में पड़ेगी तो वह सो जाएगा। इसी का मौका देखकर तुम उस माला को निकाल कर नष्ट कर देना, तो वह बुढ़िया मारी जाएगी और बुढ़िया के मरते ही उसका सारा जादू नष्ट हो जाएगा, तो वह राक्षस भी मर जाएगा। जब वह राक्षस भी खत्म हो जाए तो तुम अपने मित्र के पास जाना और उस अंगूठी को अपने मित्र के पिंजरे पर स्पर्श कराना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे राजकुमारी जी, आपने इतना सब कुछ बता दिया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि मैं पाताल में कैसे पहुंच पाऊंगा। फिर वह राजकुमारी सारी युक्ति जयसिंह के कान में बताती है। अच्छा राजकुमारी, अब मैं चलता हूँ, मुझे जाने की अनुमति दे। इतना बोलकर वो मंत्री पुत्र वहाँ से निकल पड़ता है। उसे चलते चलते रात से सुबह हो जाती है। हे भगवान, मुझे चलते चलते तो रात से सुबह हो गई। मैं इतना ज्यादा थक चुका हूँ, लेकिन मुझे वो गाय तो कहीं भी नजर नहीं आई है। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी किसी के आने की आहट सुनाई दी तो वह पीछे मुड़कर देखता है तो सामने एक गाय उसकी ओर ही बढ़ती हुई चली आ रही थी। अरे ये क्या, कहीं ये वही गाय तो नहीं जिसका जिक्र राजकुमारी ने किया था। हाँ हाँ, जरूर ये वही गाय है। चलो जल्दी से इसके पीछे पीछे ही चलता हूँ। गाय कुछ दूर चलने के पश्चात ही एक बड़े से पत्थर के पास जाकर रुक जाती है और अपने सींगों से उस पत्थर पर 2 बार प्रहार करती है। देखते ही देखते वह पत्थर अपने स्थान से खिसक कर अलग हट जाता है और उसके पीछे एक दरवाजा दिखाई पड़ता है। जयसिंह दरवाजा देखते ही उस गाय की पूंछ को पकड़ लेता है। वह गाय तुरंत ही दरवाजे की तरफ बढ़ती है और दोनों ही अंदर चले जाते हैं। वह दोनों उड़ते हुए जल्दी ही उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये गुफा देखने में तो कितनी डरावनी लग रही है। चलो इसके अंदर चलकर देखता हूँ। इतना सोचकर वह गुफा के अंदर प्रवेश करता है।
छी छी छी। इस गुफा में से तो कितनी ज्यादा दुर्गंध आ रही है। यदि दुर्गंध इतनी तीव्र है तो जरूर वो राक्षस मेरे आसपास ही होगा। ये सारी बातें सोचते हुए जयसिंह आगे बढ़ता हुआ चल रहा था। अरे ये क्या, ये आवाज कैसी है? लगता है कोई कुछ खा रहा है। हो ना हो जरूर ये आवाज उस राक्षस के खाने की आवाज है। वह जैसे ही आगे बढ़कर देखता है तो एक राक्षस जमीन पर बैठकर एक हिरण का कच्चा मांस खा रहा है। अरे वाह वाह, आज तो इतना अच्छा शिकार खिलाकर उस जादूगरनी ने मेरे हृदय को प्रसन्नता से भर दिया है। राक्षस उस हिरनी के मांस को नोच नोच कर खा रहा था कि तभी जयसिंह का हाथ गलती से एक पत्थर पर लग जाता है। कौन है वहाँ पर? जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। यदि गलती से मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। हे भगवान, ये राक्षस तो मेरी तरफ ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? हाँ, मेरे पास तो वो बांसुरी है। इतना सोचकर मंत्री पुत्र बांसुरी को बजाने लगता है। जैसे ही बांसुरी की ध्वनि राक्षस के कान में पड़ती है, अरे ये क्या? ये ध्वनि सुनकर तो मेरी आंखें बंद ही होती जा रही है। राक्षस इतना बोलते ही जमीन पर गिर पड़ता है। अरे वाह, बांसुरी ने तो बाखूबी अपना काम किया। अब मैं भी जल्दी से अपना काम करता हूँ।